अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? रेडियो बदख्शा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ एक न्यू नॉवेल लेकर जिसका नाम है तख्त-ए-नहस और इसकी मुसन्निफ़ा है कनीज़ फ़ातिमा अस्कर। और नॉवेल के बारे में बताऊँ तो ये एक डार्क फैंटेसी नॉवेल है। इसमें मिस्ट्री, सस्पेंस, पावर पॉलिटिक्स, कर्स, रिवेंज ये सब मिलने वाला है। और जितना एपिसोड फर्स्ट में पढ़ा है तो इसमें 2 टाइम की स्टोरी दिखाई है, जिसमें एक वक्त में दिखाया है मलका और शहज़ादी की स्टोरी, और दूसरे टाइम में 2023 की स्टोरी दिखाई है जिसमें जर्नलिस्ट और प्रोसिक्यूटर की स्टोरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आएगी। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। अहद सिया। एक इंसान हूँ मैं, इंसान भी अजीब, मुझको मरने की तरफ धकेलता सामान भी एक, मुझको जीने की आस दिलाता सामान भी वही। जिंदा हूँ कि मुर्दा, संग दिल हूँ कि नरम दिल, अच्छा हूँ कि बुरा, आकिल हूँ कि बेअक्ल। खैर कौन से अलकाबात, कौन से उल्फतियात, कौन से मरासमात, कौन से एहसानात। एक इंसान हूँ मैं और इंसान भी अजीब, खुद को जीने भी नहीं देता, खुद को मरने भी नहीं देता। अस्कलम कनीज़ फ़ातिमा अस्कर। रात ने अपना घनघोर साया हर सू फैलाया रखा था, जैसे किसी गमगीन मुसव्विर ने अपनी आखिरी सांसों में आसमान पर दर्द के साए बिखेर दिए हों। सुनसान मैदान, दूर घरों से झिलमिलाती हुई धुंधली रोशनी और खुश्क घास में से गुजरती हुई हवा की सरसराहट, सब मिलकर एक ऐसी खामोशी बुन रहे थे जो दिल पर बोझ डालती जाती थी। इस स्याही ने हर सिमत दिल को घेर लेने वाली हैबत तारी कर रखी थी। कभी बादलों में छुपा हुआ चांद इस हैबत को मजीद गहरा कर देता, तो कभी वही रोशनी एक लम्हे को दिल को हल्का सा पुरसुकून करने लगती, जैसे खौफ और सुकून की कशमकश फिजा में बेक वक्त सांस ले रही हो। अगर आप मैदान के किनारे की तरफ नजर दौड़ाएं तो पैरों को छूते हुए गहरे सब्ज लिबास में मलबूस बैठी एक लड़की खुद में गलता पाए। हवा उसके बदन में सराहियत करने लगी तो उसने कंधों पर पड़ी चादर को खुद के गिर्द मजीद मजबूती से लपेट लिया। करीब मौजूद मध्यम सी पड़ती लाइट की टिमटिमाती रोशनी उसके चेहरे को आश्कार करने को बेताब लगती थी। जब उसका चेहरा रोशनी की जद्दोजहद के बावजूद मुकम्मल वाज़ेह न हुआ तो वह रोशनी मायूस होकर इर्द गिर्द के माहौल में जज़ब हो गई, जबकि रोशनी की कुछ किरणें अब भी उसके चेहरे को वाज़ेह करने की यत्न करने में लगी थी, जिसके पास गर्द के जर्रात से अटे गाल, बेतरतीब चोटी और आंखों के गिर्द थकन का हाला नुमाया हुआ। ऐसा लगता था जैसे वक्त ने उस पर अपने निशान कुंदा कर दिए हों। मखमल के नरम कपड़े की चादर भी यकबस्ता रात की ठंडक को उसके वजूद में उतरने से ना रोक सकी। अब वो चादर से ढके हाथों की उंगलियों में मौजूद डायरी को खोलकर औराक को धीरे धीरे करते माजी की लिखी हुई नज़म पढ़ रही थी। उसे अपने कोहना डायरी के औराक ऐसे अजीज थे जैसे किसी जख्मी को मरहम। वक्त की गर्द में लिपटे उन औराक में उसकी निगाहें एक सफ़े पर जा ठहरी, जहाँ लिखी हर सतर गोया उसी की अपनी सरगजिश्त हो। ये डायरी उसने किसी और ज़माने में इस तिलस्मिलाते शहर से दूर दुनिया के एक गोशे में किसी आज़रदा लम्हे के ज़ेर असर उस वक्त लिखी थी जब जिंदगी बेहद कठिन और असियत से भरपूर लगती थी। और अब क्या वो बदल गई ये जिंदगी? कुछ देर वो लफ्जों में खोई रही, फिर जैसे किसी भारी याद के बोझ से निकलने के लिए डायरी बंद कर दी और गहरा सांस लिया। ताहम उसका दिल यादों के बोझ से निकलने में नाकाम रहा। एकदम करीब बिखरे खुश्क पत्तों पर हल्की सी सरसराहट हुई। आवाज के बरक्स उसके चेहरे पर खौफ का कोई असर था, न हैरत का कोई साया, जैसे अब वो उन अचानक उभरने वाली आवाजों की आदी हो चुकी हो। शायद उसका दिल इस अजब सूरत हाल को कबूल करने लगा था। उसने आसमान की तरफ निगाह उठाई। हिलाल बादलों के काफिले के साथ अटकलियां करता, कभी उस पर झांकता तो कभी छुप जाता। मध्यम रोशनी कभी उसके चेहरे को नामुकम्मल सा आश्कार करती, कभी राज में लपेट लेती। यूं लगता था जैसे ये रात और ये लड़की दोनों एक दूसरे के राजदार हों, दोनों के पास ऐसी कहानियां हों जिन्हें सुनने की किसी में इस्तकामत ना हो। दूर कुएं के पार दो गहरी सियाह आंखें एहतराम भरी यासियत लिए उसे खामोशी से तक रही थीं। इन आंखों में मौजूद यासियत लड़की की आसरदा हालत का अक्स थी। गायबा, हम सब ठीक कर देंगे। मर्द की सियाह आंखों में ख्याल झलका, मगर दिल ने सरगोशी की। क्या तकदीर के बिगड़े धागे कभी सुलझ भी पाएंगे? क्या आपके ख्याल में स्याही और सकूत में लिपटे इस अंजाम का कोई दूसरा आगाज भी मुमकिन है? परियों के शहर पर फिलवक्त तारीख रात का गलबा था। सकूत इतना दबीज कि दूर कहीं बहते पानी की मध्यम आवाज और कभी कभार
दरख्तों से गुजरती हुई हवा की सरगोशी साफ सुनाई देती थी। गली कूचे सुनसान, दरवाजे बंद, जैसे पूरा शहर किसी अनजाने खौफ के साए में दुबक गया हो। दिन की रोशनी में दिलकश और जिंदगी से भरपूर लगता ये शहर रात के अंधेरे में हौलनाकी का रूप धार चुका था। इसी लम्हे आसमान पर रोशनी का एक झमाका हुआ। ये रोशनी अपनी नोयत में बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ऐसी रोशनी जो खौफजदा करने के बजाय अजब सुकून देती थी। अगले ही पल बारिश बरसने लगी। पानी की बूंदें यूं टपक रही थी जैसे सितारों के टुकड़े जमीन पर उतर रहे हों। ये शहर आलूद कतरे जमीन से टकराते ही लम्हे भर को गली कूचों को जगमगा देते थे। शहर जो कुछ देर पहले डरा और वहशत में लिपटा था, अब किसी अफसानवी ख्वाब की मानिंद दिखाई देने लगा। हर बूंद एक पुरसुकून लोरी की तरह दिल पर असर कर रही थी। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर कायम न रहा। अचानक आसमान जगमगाया और सितारों का एक झरमट सतह अफक पर नमूदार हुआ। ये आम झरमट ना था, बल्कि अपनी पुरअसरार चमक से पूरे शहर को खामोशी में नहला रहा था। सितारों ने मिलकर एक तलवार, एक ताज और एक कलम की शक्ल इख्तियार कर ली। ये वही मंजर था जिसका जिक्र नस्लों से मुख्तलिफ कहानियों और पेशगोइयों का हिस्सा रहा था। अलबत्ता इस बार लोगों के लिए हैरानकुन आसमान पर उभरने वाला चौथा झुरमुट था। वो झुरमुट मुख्तलिफ था। एक धुंधला पुरअसरार झुरमुट, जैसे धुंध में लिपटा हुआ कोई अधूरा ख्वाब। इससे फूटती हुई रोशनी अजीब थी, ना गर्म ना सर्द, लेकिन दिलों को एहसास देती थी कि ये रोशनी या तो कुछ बहुत अजीब कर सकती है या सब कुछ नीस्तो नाबूद। शहर के लोग जो बारिश होने पर अपने घरों की खिड़कियों में खड़े बारिश को हैरत और सुकून से तक रहे थे, चौथे झिरमिट को देखकर बेचैन हुए थे। खिड़कियों से झांकते हुए चेहरों पर खौफ और तजस्सुस के मिले जुले तासुरात छाने लगे थे। हर शख्स जानता था कि ये चौथा झरमट किसी बड़ी पेशन गोई का निशान है। ताहम ये निशान खुशी लाएगा या नाकाबिले तलाफी तबाहकारियां, ये किसी को मालूम ना था। इसी बेचैनी के बीच दो चेहरे बाकी तमाम चेहरों से मुख्तलिफ थे। एक के चेहरे पर सदियों पुरानी पेशन गोई का अक्स था, गोया उसे इल्म हो कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना था। जबकि दूसरा चेहरा पुरसुकून और खामोश, जैसे वो आने वाली हौलनाकी को जानता हो मगर उसका सामना करने के लिए तैयार हो। रात अपने दूसरे पहर से तीसरे पहर में कदम रख चुकी थी। झील सफेद अलमनोक नील को आबी सतह पर चौदहवीं के चांद की रोशनी यूं बिखेर रही थी, गोया किसी ने आसमान का खुफिया तिलिस्म जमीन पर उंडेल दिया हो। वही झील जो दिन के वक्त अपने नील को पानी और पहाड़ों के हिसार में कैद हुस्न से सियाहों के दिल मोह लेती थी, रात के इस पहर अपने पुरअसरार हौलनाकी से इंसान को भागने पर मजबूर कर रही थी। बावजूद इसके दिल की मकनतीसी कशिश दिल को यूं जकड़ लेती कि चाहने के बावजूद उसकी गिरफ्त से निकलना नामुमकिन हो जाता। इर्द गिर्द के सब्ज और मटियाले पहाड़ किनारों से ढकने पर देव हैकल वजूद का गुमान देते। यूं लगता था जैसे वो पलक झपकते ही आपको अपनी तारीकी गहराई में निगल लेंगे। हवा की हल्की जंबिश झील की साकित सतह पर अताश डालती और यूं खामोशी किसी अनगहे रास में ढलने लगती। सदियों से इस झील के गिर्द अनगिनत लोक दास्तानें सुनाई जाती रही थीं, मगर सवाल अब भी वही है, क्या ये सब महज तखील है या इन कहानियों के पीछे कोई नाकाबिले बयान हकीकत पोशीदा है। जैसे ही सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से झांकी, झील की हौलनाक कशिश आहिस्ता आहिस्ता मानोस दिलकसी में ढलने लगी। इसी लम्हे उसके शफाफ पानी में अक्स उभरा एक लड़की का। वो लड़की मुनफरिद थी, मुख्तलिफ सी। वजह शायद उसके सब्ज बाल थे, या वो सुनहरी आंखें जो धूप में पिघलते सोने की तरह चमक रही थीं, या फिर उसके चेहरे पर खींची हुई वो अजीब कैफियत, उलझी और सहमी हुई, जैसे वो इस दुनिया की ना हो और अपने घर लौटने की बेताब ख्वाहिश में घुल रही हो। जैसे लौटने में देर हो गई हो और खो जाने का डर उसके वजूद को गिरफ्त में ले चुका हो। अगर हम इस ताकुब में चलें तो उसे एक गार के दहाने पर रोका पाएंगे। उसने हाथ उठाकर एक खास अंदाज में 3 बार दस्तक दी। लम्हे भर बाद गार के सामने मौजूद बड़ा पत्थर अपनी जगह से सरक गया और सामने एक अंधेरी पुरअसरार राहदारी खुल गई। राहदारी के अंदर एकदम से जुगनू जगमगाने लगे और उनकी सुनहरी रोशनी अंधेरे को नरम सी चमक में बदलने लगी। वो आगे बढ़ी और राहदारी को अबूर किया। जब वो आखिरी सिरे पर पहुंची, मंजर बदल गया। यूं लगा जैसे हम किसी और दुनिया में दाखिल हो गए हों। इस दुनिया के बीचों बीच एक शीश महल था, जिसकी दीवारों से सूरज की रोशनी मुनक्स होकर पूरे शहर को रोशन कर रही थी। ये शहर पहाड़ के अंदर नहीं था। पहाड़ और वो चट्टान तो बस बाहर वालों के लिए एक भ्रम थे,
एक नजर का धोखा। शहर में हर जानिब फूलों की क्यारियां दिलफरेब महक बिखेर रही थीं। दरख्तों की शादाबी और बहते हौजों का शफाफ पानी उसे और भी तिलिस्मिलाती बना रहा था। महल के गिर्द मुख्तलिफ रंगों के घर थे और हर रंग अपनी पहचान रखता था। सब्ज बालों वाले मकीन कुदरत के रखवाले, जामनी बालों वाले मकीन शाही खिदमत गुजार, सुर्ख बालों वाले मकीन शहर के मुहाफिज और नीले बालों वाले मकीन अहले कल्म व फनकार। शीश महल के अंदर कदम रखते ही लगता था जैसे कोई रोशनी के समंदर में उतर आया हो। दीवारों और सतूनों पर जड़े हुए आईने और ब्लोबरे फानूस रोशनी को टुकड़ों में तोड़कर हजारों रंगों की किरणों में बिखेर रहे थे। छत से लटके फानूस महज रोशनी नहीं बिखेरते थे, बल्कि यूं लगता था जैसे सितारे खुद जमीन पर उतर आए हों। फर्श पर बिछे रेशमी दबीज कालीन और पेचीदा नक्शो निगार में सदियों पुरानी कहानियां छिपाई हुई महसूस होते। ऊंचे ऊंचे दरवाजों पर लटके भारी रेशमी पर्दे हल्की हवा से जंबिश खाते तो लगता जैसे वो भी कोई राज छिपाए बैठे हैं। कमरे और राहदारियों की दीवारों पर कुंदा नकोश पर जब कोई नजर डालता तो ऐसा लगता जैसे अक्स जिंदा होकर पलटकर देख रहा हो। ये सब बेक वक्त दिल को मुसव्विर भी करता और एक अनजानी गहराई में झांकने पर मजबूर भी। गोया महल खुद एक आईना है जो आने वालों को उनके जाहिर के साथ साथ बातिन भी दिखा देता है। और सबसे दिलकश मंजर वो जो बड़ी मेहराबी खिड़कियों से झांकता था। बड़ी बड़ी मेहराबी खिड़कियां बाहर के बागात का नजारा करती, जहां कतार दर कतार दरख्त अपनी सब्ज शाखों पर झुके फूलों का बोझ उठाए खड़े थे। कहीं रंग बिरंगी क्यारियां थीं जिनसे उठती खुशबू फिजा को मुअत्तिर करती, और कहीं संगी होश थे जिनमें आबशार की नरम धारें चांदनी में चमक उठती थीं। महल के मखसूस कमरे से रोबदार आवाज गूंजी, हाजरा। एक खूबसूरत लड़की घबराहट में तेजी से चलती हुई उस कमरे की तरफ गई। उसके जामनी बाल हवा में लहराए और फिर खामोशी से कंधों पर ढलक गए। जी मलका। उसने कमरे के दरवाजे पर रुककर अपना सांस बहाल किया था। अंदर आओ। कमरे में मौजूद कदावर खिड़की के पास खड़ी लड़की, जो गालिबन उनकी मलका थी, दरवाजे की तरफ अपनी पीठ किए हुए थी। आवाज सर्द मगर बावकार। जी जी। उसकी फंसी फंसी आवाज में वो खौफ झलक रहा था जो महल के तमाम मुलाजमीन और मकीनों को मलका से महसूस होता था। इसी वक्त मलका ने अपना रुख फेरा। परियों की मलका, जो दिखने में 24 से 25 बरस की लगती थी, खूबसूरती व वकार में अपनी मिसाल आप थी। जिन अंबर आंखों में अमूमन सितारों सी चमक के साथ जहानत की तेज झलकती थी, उन्हीं आंखों में बेरहमाना सर्द मेहरी लिए वो हाजरा को तक रही थी। मलका मुतवाज़िन चाल चलती अपनी खादमा खास के सामने से गुजरकर शीशे के करीब आ खड़ी हुई। कमर तक आते घने कॉफी रंग के बालों को एक शाने बेनियाजी से अपने कंधों से हटाते मलका गोया हुई, हमारे इल्म में आया है कि कल महल के एक खादमा के साथ बाहर बेअदबी हुई है। क्या आपको इससे मुतालिक कुछ मालूम है? नहीं मलका, मैं माजरत चाहती हूँ। मैं कल महल से बाहर नहीं जा सकी थी। हाजरा के हलक में अटका सांस बहाल हुआ, जैसे कोई चोरी पकड़े जाने का खौफ रफा हुआ हो। मलका ने उसे गहरी नजरों से देखा, जैसे उसके दिल का भेद जांच रही हो। खादमा के गले में गिल्टी सी उभर कर मालूम हुई। मलका की फितरत ऐसी ही थी, वो पल में दिल का भेद जान लेती थी, मगर जाहिर तभी करती थी जब जरूरी हो, और उस वक्त उसके अताब से बच निकलना नामुमकिन होता। ये सर्द महरी ही महल में उसके खौफ की वजह थी। अच्छा, अब आप जाएं और उसे मेरे पास भेजें। हाजरा झुककर फौरन कमरे से बाहर निकली, जैसे इस कमरे में कभी थी ही नहीं। मलका अब खुद को शीशे में देख रही थी। उसने सामने रखा ताज उठाया। वो ताज खाली सफेद सोने का था। आसमानी रोशनी उस पर जब बिखरती थी तो लगता था कि तारे उसमें हमेशा के लिए कैद हो गए हों। ताज नाजुक मगर फौलाद जैसा मजबूत था, बिल्कुल अपनी मलका की मानिंद। इसमें गोया सितारों के राज मकीद थे। परियों की मलका ने इस ताज को अपने सिर की जीनत बनाया। ताज पहनने से उसकी पहले से उठी हुई गर्दन मजीद तन गई और वो बाहर की तरफ बढ़ी। उसकी चाल में एतमाद और हल्का सा गुरूर झलकता था, जो देखने वालों को मकनेतीसी तौर पर अपनी तरफ खींचता। चंद सातों बाद मलका महल के बाग में मौजूद हौज के करीब खड़ी थी जब उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। गायबा। उसका पुकारना था कि नकाब ओढ़े एक लड़की हौज के ओर से उसके सामने आ खड़ी हुई। बाल और चेहरा ढका होने के बाद सिर्फ उसकी आंखें वाजे थीं। हेजल आंखें जिनमें भूरा रंग सब्ज के मुकाबले वाजे था। उन गोल सी बड़ी आंखों में बेवक्त मासूमियत के साथ चालाकी और जहानत झलकती थी।
اس نے نقاب اتارا تو اس کے سیاہ رنگ بال واضح ہوئے جو خاصے لمبے تھے۔ غائبہ نے اپنا ہاتھ تاج کی طرف بڑھایا تو ملکہ ایک قدم پیچھے ہٹی اور اس کے ہاتھ کو تقریباً بیزاری سے جھٹک دیا۔ دوسرے کا حق چھیننا اچھا نہیں ہوتا مہارانی، غائبہ کی آواز زہر گھول رہی تھی۔ حق چھینا نہیں جاتا غائبہ، تاج خود اپنے وارث کو پہچان لیتا ہے۔ ملکہ کی آواز میں مغروریت واضح تھی۔ غائبہ ہنسی، بازو بڑھایا اور آستین ہٹائی، پھر ملکہ کا ہاتھ زبردستی تھام کر اس کی آستین کھسکائی۔ دونوں کی کلائیوں پر بنے ہوئے پیدائشی نشان عیاں کیے۔ ملکہ کے چہرے پر نفرت آمیز تاثرات ابھرے۔ ملکہ کی کلائی پر سرخ چاند، فلاور بلڈ مون اور اس کے اوپر ستاروں سے جڑا ہوا تاج کندہ ہوا لگتا تھا، بالکل ویسا جیسا اس نے پہنا تھا۔ غائبہ کی کلائی پر وہی چاند اور تاج کندہ تھے، مگر ساتھ ہی دھندلا سا ستارہ کا نقش بھی موجود تھا۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ وہ تاج نکلتے پروں کو جکڑے ہوئے ہیں، یا کبھی وہ قلم لگتا تو کبھی تلوار، یا کبھی صرف ایک عام سا ہالہ۔ وارث کبھی زنجیروں میں نہیں ہوتا مہارانی، زنجیریں تو غلاموں کی پہچان ہے، غائبہ کی طرف سے کاٹدار انداز میں کہا گیا۔ ملکہ کی آنکھوں میں سرد مہری اتر آئی۔ تو اب بتائیں مہارانی، کون ہے اصل حقدار؟ وہ تنزیہ ہنسی، اس بات سے سب واقف تھے کہ ملکہ کو مہارانی لفظ سے نفرت ہے۔ اسی لمحے مورکھا آ پہنچی، 22 برس کی وہ لڑکی جس کی آنکھیں کتھئی رنگ کی تھیں، تھوڑی کا گڑھا اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگاتا تھا۔ اس کے نورانی چہرے پر بلا کی معصومیت چھائی تھی۔ آپ کب آئی؟ پہلے اپنے ساتھ کھڑی ملکہ اور پھر اپنے سامنے کھڑی غائبہ کو خوشی و حیرت سے تکتے اس نے پوچھا۔ جب وہ مسکراتی تو اس کے بائیں گال پر گڈھا پڑتا تھا۔ کیسی ہو مہارانی صاحبہ، ستاتی تو نہیں؟ جملہ اس قدر نرم سی محبت لیے ہوئے تھا کہ سننے والا بھول ہی جاتا کہ وہی لڑکی ابھی لمحہ بھر پہلے کتنی سخت تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ نہیں ملکہ بہت اچھی ہیں، سچی؟ مورکھا نے اسے یقین دلانے کی ناکام کوشش کی۔ ٹھیک، ہلکا سا ہنکار بھر کر غائبہ ملکہ سے مخاطب ہوئی۔ اچھا مہارانی، میں چلتی ہوں، اور ہاں، اس کے معاملے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گی، اس نے مورکھا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ملکہ نے نزاکت سے اپنی گردن ہلائی تھی۔ دلچسپ ہے، شہر بدر ہونا اور ایسی الجھی بکھری حالت کے باوجود تمہارا غرور نہ چھلکا۔ ملکہ نے غائبہ کے الجھے بالوں اور مٹی سے اٹے ہوئے ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتے اس کے زخم کو کریدا تھا۔ وہ باہر نکلنے کے غرض سے نقاب درست کرتے ہوئے چہرہ چھپا رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے حسیت کا سایہ تیر گیا جسے کسی نے محسوس نہ کیا۔ دلچسپ ہے، اپنے ساتھی کو قتل کی طرف دھکیلنے کے بعد بھی لوگ خود کو برتر مانتے ہیں۔ ملکہ کی آنکھوں میں ضبط کے باوجود سرخ دوڑے ابھرنے لگے تھے۔ یہ ترک مکالمہ اور طویل پکڑتا اگر اچانک کوئی وہاں آن نہ کھڑا ہوتا۔ سیاہ؟ مورکھا کے لب کپ کپائے۔ شہزادہ؟ اس کے گرد و پیش کی حقیقت مٹنے لگی تھی، آنکھوں کے سامنے کا منظر مکمل بدل گیا۔ کال کوٹری کے ایک کمرے سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں تو راہداری سے گزرتی مورکھا نے دیکھنے کا سوچا۔ اس نے کال کوٹری کے اندھیری راہداری میں قدم رکھا اور آواز والے کمرے کی سمت بڑھی۔ اذیتناک چیخیں وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھیں۔ کمرہ تاریک تھا، چھوٹی کھڑکی سے جھانکتی ہوئی مدھم روشنی نے صرف وہ سیاہ آنکھیں دکھائی جن میں وحشی درندے جیسی بے رحم چمک دیکھ رہی تھی۔ روشنی کے کچھ کرنیں اس کے ہاتھوں پر پڑی جس میں ایک اوزار تھا، پلاس سے ملتا جلتا لیکن اس سے قدرے بڑا۔ اس اوزار کے سرے سے خون ٹپک رہا تھا اور اس کے دانتوں میں ایک ناخن تھا۔ سامنے کرسی پر نڈھال پڑے ہوئے قیدی کے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کا ناخن۔ قیدی کا پہلا ناخن نکالے جانے کی اذیت کم نہ ہوئی تھی کہ شہزادے نے اوزار دوسرے ناخن کی طرف بڑھایا۔ مجھے معاف کر دے شہزادے، میں دوبارہ یہاں آنا تو کیا یہاں سے گزروں گا بھی نہیں، قیدی نے کراہتے ہوئے نقاہت سے کہا تھا۔ یہ تمہارا دوسرا اور آخری موقع تھا جسے تم گوا چکے ہو، شہزادے نے کثافت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے بے رحمی سے اس کے انگشتے کی انگلی کا ناخن جڑ سے نوچ ڈالا۔ کمرے میں قیدی کی دل دہلا دینے والی چیخیں ایک بار پھر بلند ہوئی تھی۔ خوف کے باعث مورکھا کی دبی ہوئی چیخ نکلی۔ شہزادے نے چہرہ ہلکا سا پیچھے موڑ کر سرد آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ چلی جائیں، یک بستگی سے بھرپور دھمکی آمیز انداز میں کہا گیا۔ وہ بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ وہاں سے چلی آئی۔ مورکھا حال میں لوٹی،
सबकी नजरें शहजादे की तरफ पलटी। सियाह रंग के शाही लिबास में मलबूस वो वजीहा शख्स चंद कदम के फासले पर आ खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में बेहिसी और चेहरे पर पथरीली संजीदगी। ताज्जुब है गायबा, खौफ का लफ्ज अब तक आपकी लुगत में नहीं आया, वरना हमारे रहते कोई मतलूबा कैदी महल के दहलीज पार कर आए। शहजादे ने संजीदगी से कहा। शहजादे, मैंने आपसे कब दरख्वास्त की कि मुझसे नर्म रवैया रखें? आपकी नरमी मेरे लिए ऐसा नहीं है। गायबा ने बेजारी से कहा। आप मेरी नरमी को मेरी कमजोरी तस्वुर करें तो बेहतर होगा मोहतरमा। शहजादे ने हंसी जब्त की तो उसे देखकर जहां मलका की आंखों में हैरत उभरी जिन्हें वो छुपा गई, वही मूर्खा ने बाकायदा मलका के करीब जाकर सरगोशी की। ये हंसते भी हैं, तजस्सुस भरी सरगोशी। इससे पहले गायबा शहजादे को कोई जवाब देती और मलका मूर्खा को कुछ कहती। मूर्खा, क्या मुझे बताना पड़ेगा कि शाही महल में रहने की क्या कानून है, या आप चाह रही हैं कि अब आपको सिर्फ लफ्जों से याद दहानी ना करवाई जाए? उसकी आवाज थी या कोई सूर मूर्खा के हलक में कुछ अटका था। उसके नजरों के सामने से वो सुर्ख व सिया मंजर गुजरा। बाग का तल्ख माहौल बोझल होने लगा था। गायबा और मलका के चेहरे पर नागवारी उभरी। जनाब शहजादे, अव्वल तो ये कि मैं आपकी नरमी को आपकी कमजोरी नहीं समझ रही, बल्कि आपको मुझे बिन मांगी इससे मुस्तफीद कर रहे हैं। दोम, मैं आपको मूर्खा से दोबारा यूं बात करते हुए ना देखूं, वरना आप जानते हैं कि मेरा निशाना नहीं झुकता। बेतासुर से अंदाज में जवाब दिया गया। शहजादे ने कुछ कहना चाहा, मगर शहजादे, मलका का अंदाज रौबदार था। अपनी होने वाली जोजा के सामने एक शहर बदर लड़की से यूं बातचीत, ये ना इखलाक है ना कानून। याद रखें, ये रुतबा सिर्फ हमारी निस्बत की वजह से है, वरना हम चाहें तो लम्हे भर में आप कैदी हो सकते हैं। शहजादा मलका की बात सुनकर अपने खोल में सिमटा। आंखों का जमूद लौट आया। मलका, आप अभी हमें जानती नहीं हैं, लिहाजा बेहतर होगा कि हमसे हम कलाम होते हुए आप अपनी हदूद को याद रखें। सख्ती से कहते हुए जैसे ही अपनी आंखों को गायबा की तरफ मोड़ा तो वो वहां मौजूद ना थी। इस पर कहीं उसे हैरत हुई और शायद कहीं नहीं भी। ये गायबा का अंदाज था कि वो अक्सर यूं गायब हो जाया करती थी। वरना हम इस अमर को यकीनी बनाएंगे कि आप ना इस दुनिया की रहें और ना उस दुनिया की। ये कहकर वो पलटा और उसके तेज कदमों की चाप फिजा में खौफ की लकीर छोड़ गई। मैदान हर ओहदे के सिपाहियों से खचाखच भरा था। गर्द गुबार सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे सोने के जर्रे हवा में बिखर गए हों। मैदान के ऐन वस्त में एक लड़की खड़ी थी जिसके बाल घने चोटी में मकीद थे। गंदमी रंगत और चेहरे पर तीखे नकुज खूबसूरत लगते थे। 2 तलवारें हाथ में उठाई खड़ी उन्हें मुख्तलिफ दाव पे सिखा रही थी। फिर उसने एक तलवार की नोक को जमीन पर गाड़ दिया। जेरक निगाहें इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। नजरें एक सिपाही पर टिकी तो मखरोती उंगलियों से उसे सामने आने का इशारा किया। लड़की की गहरी भूरी आंखें सूरज की रोशनी में सुनहरी किरणों की तरह चमक रही थी। उनमें एक उस्ताद सी नरमाहट के साथ साथ सख्ती भी थी। सिपाही हंसी जब्त करते सामने आया, जैसे उसे यकीन हो कि वो उसे लम्हे भर में ही चारों शाने चित कर देगा। सिपाही को हंसी जब्त करते देखकर लड़की के होठों पर मध्यम सी तंजिया मुस्कुराहट उभरी और मादूम हो गई। मुहावजा आप कर लेंगी, ख्वातीन सिपाहियों ने नारा लगाया तो मर्द मुहाफिज मुखातिब सिपाही के हक में नारा लगाने लगे। यूं ये लड़ाई अब महज तालीमी मशक्कत नहीं रही थी, बल्कि अब मर्द वजन का वकार दाव पर लग चुका था। तभी एक सिपाही ने कहा, क्यों ना मुकाबले की शर्त यह हो कि आप अपना एक एक हाथ अपनी पीठ के पीछे बांध लें। जिसकी तलवार पहले जमीन पर गिरी वो हारा हुआ समझा जाएगा और फिर उसे फातेह की एक शर्त माननी होगी। मैदान लम्हा भर को साकित हो गया। सबकी नजरें मुहावजा पर जम गई। मुहावजा और सिपाही ने मुस्कुराते इस शर्त को तस्लीम किया। मुहावजा ने घबराए बगैर इत्मीनान से अपनी बाएं कलाई पीठ के पीछे ले जाकर बांध ली। अब वो एक हाथ में तलवार थामे खड़ी थी। यह मंजर देखकर सिपाही के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। अब देखते हैं मुहावजा, उसने ललकारा और पूरी कोच से वार किया। जरूर, मुहावजा ने पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ होठों को जंबिश दी। अगले सानिये लोहे की टकराने की आवाज फिजा में गूंजी। मुहावजा ने तलवार से वार रोका, जमीन पर कदम जमाकर घूमी, पैर जमीन पर जमाए, सिपाही को कुव्वत से पीछे धकेलकर तलवार की धार से फिजा में एक लकीर खींच दी। सिपाही एक के बाद दीगरे वार करता रहा। मुहावजा हर बार निहायत एतमाद से रोक लेती। उसके अंदाज में एक सख्ती और ठहराव था जिसे देखकर बाकी सिपाहियों की सांस रुक गई। फिर अचानक एक घूमती हुई जंबिश में उसने सिपाही की तलवार झटके से जमीन पर गिरा दी। अब उसकी तलवार की नोक सिपाही के गले के करीब थी। याद रखो,
मैदान में सिर्फ बाजुओं की ताकत नहीं, अकल की तेज धार भी काम आती है। अगर कभी भूले तो मैदान तुम्हें खुद याद करवाएगा, उसने ठंडे लहजे में कहा। मैदान लम्हा भर को खामोश रहा, फिर एकदम ही नारों से गूंज उठा, मुहावजा जिंदाबाद, मुहावजा जिंदाबाद। शिकस्त खुर्दा सिपाही गर्दन झुकाए जमीन पर बैठ गया, जैसे अपने अंजाम का मुंतजर हो। मैदान में सख्ता छा चुका था, सबकी नजरें मुहावजा पर जमी थी। तुम्हारी सजा यह है कि अब से तुम अपने से छोटे ओहदे पर मौजूद सिपाहियों को ताकत के दाव पेच सिखाओगे। मुहावजा की पुरएतमाद आवाज गूंजी। सिपाही ने हैरत से गर्दन उठाई। लम्हे भर को उसकी आंखों में बेयकीनी उभरी। इर्द गिर्द के चेहरों पर भी वही हैरत थी। ये भी कोई सजा हुई? मुहावजा की गहरी बुरी आंखों में संजीदगी छलक रही थी और आवाज में एक उस्ताद जैसा ठहराव था। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा गुरूर ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। यही बात तुम उन्हें भी सिखाओगे और खुद भी सीखोगे। खामोशी के साथ सिपाही ने मुहावजा की जानिब देखा। आंखों में ऐसा शुक्रगुजारी का रंग था जिसे अल्फाज की हाजत ना थी। मुहावजा ने उसकी नजरों को पढ़ लिया और रुख मोड़ दिया। मैदान में मौजूद बाकी सिपाही भी आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर होना शुरू हो गए। शोर की जगह अब मैदान में एक गहरा सकूत छाया था, ऐसा सकूत जो हर दिल पर मुहावजा की बहादुरी और सहनत की मोहर सब कर जाए। बाग में हवा दोबारा नरम होने लगी, ताहम उसकी ठंडक में अब भी एक अनजानी शक्ति रची हुई थी। दरख्तों के साए रेशमी पर्दों की मानिंद जमीन पर बिछे हुए थे और परिंदों की चहचहाहट भी जैसे खामोश होकर फिजा की बोझल तले दब गई थी। खौफ की वो परछाइयां जो कुछ देर कबल गहरी थी, अब मध्यम हो चुकी थी। अलबत्ता मलका के दिल पर वही बोझलपन बाकी था। आप मुहावजा से कहें कि शहर के दौरे का इंतजाम करें। मलका की आवाज में वो पुरसुकून गहराई थी जो अक्सर तूफान से पहले आती है। मोरखा के दिल में कर्ब उभरा। वो चाहती थी कि कुछ कहकर मलका के दिल के बोझ को सहलाए, मगर लबों को जैसे किसी नागानी बंदिश ने सी दिया हो। वो बिना कुछ कहे पलट गई थी। जाते जाते उसने एक लम्हे को सोचा, कभी कभी ताकतवर होना ही सबसे बड़ी कमजोरी क्यों बन जाती है। मोरखा के जाते ही मलका का बेतासुर चेहरा गुस्से के तासुरात में ढल गया। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझसे यूं बात करे। मलका के दिमाग में ख्याल उभरा, मैं इस शादी को मरकर भी कबूल नहीं करूंगी, बल्कि मेरे बस में हो तो सबसे पहला कत्ल मैं उसी का ही करूं। इस शहर का असूल था कि जब कभी मलका या मोरखा को बाहर जाना होता तो उनकी हिफाजत को उनके साथ शाही मुहावजा और उनके ग्रुप से कुछ सिपाही जाएं। शाही मुहाफिज अब तक किसी को मुंतखब नहीं किया गया था, क्योंकि केसरा खातून का मानना था कि अभी वो मखसूस शख्स यहाँ नहीं आया, लिहाजा फिल वक्त उनके फराइज भी मुहावजा निभा रही थी। वो मशक के बाद अपने घोड़े को सहला रही थी। मुहावजा, मोरखा के बुलाने पर घोड़े के करीब खड़ी मुहावजा ने बगैर उसकी तरफ मुड़े गर्दन हिलाकर उसे बात करने की इजाजत दी। मलका कह रही हैं कि उन्हें शहर के दौरे पर जाना है, इंतजाम करवाएं। जो हुक्म आप जाएं, मैं घोड़े तैयार करवाती हूँ। मुहावजा के लहजे से खपकी झलक रही थी। मोरखा की आंखों में नमी चमकी, लेकिन वो जब्त करते वापस पलट गई। वो मजबूत थी, मगर अपनों की ये बेरुखी उसे तकलीफ देती थी। मुहावजा ने अपने घोड़े पर बैठे उसकी गर्दन पर हाथ फेरा। उसके बदन पर मौजूद फौलादी जर्रा बख्तर भारी था, लेकिन उसकी आंखों की चमक उससे कहीं ज्यादा वजनी थी। उसने खामोशी से पलके मूंद कर एक गहरा सांस अंदर खींचा, जैसे अपने सीने में दहकते गुस्से को कैद कर रही हो। लहजा भर को उसके वजूद से निकलने वाली तपिश महसूस की जा सकती थी, फिर वही तपिश जब्त की बर्फ में ढल गई। उसने आंखें खोलकर अपने साथ खड़ी हुई सिपाही को इशारा किया कि वो मलका को बुलाए। महल के अंदर बादशाह और शहजादों के सिवा किसी मर्द का जाना मामनू था। कुछ देर बाद मलका और शाही मोरखा आई तो कुछ लड़कियों ने उन्हें उनके सफेद घोड़े पर चढ़ने में मदद की। मलका ने एक खूबसूरत पैरों को छूता हुआ गहरे सुर्ख रंग का लिबास ज़ेब तन कर रखा था, जिस पर सोने के जरी का काम निहायत ही नफासत से किया गया था। मोरखा ने भी उसी तरह का लिबास पहन रखा था, ताहम उसका रंग सब्ज था, कच्चे सेब जैसा सब्ज, और लिबास पर सोने के बजाय चांदी के जर्रे का काम किया गया था। वो दोनों बैठ गए तो मुहाफिज ने महल के दरवाजे खोलने के लिए इशारा किया। जब दरवाजे खोल दिए गए तो वो बाहर के रवाना हो गए। सबसे आगे चलने वाला घोड़ा मुहाफिज का था, उससे पीछे मलका का और उससे जरा पीछे शाही मोरखा का। उनके गिर्द कुछ और ख्वातीन घुड़सवार भी मौजूद थीं और उसके पीछे मर्द घुड़सवार। काफिला शहर के वस्त से गुजरा। घोड़ों के टापों की धमक पथरीली गलियों में गूंज उठी। बच्चे अपनी माओ के पीछे दुबक गए और लोग रुकू की मानी झुक गए। तशवीशनाक बात यह थी कि वो लोग झुकते जरूर थे, मगर उनकी आंखों में बगावत की सरगोशी साफ नुमाया थी। मुहाफिज के चेहरे पर आहनी जमूद था, जैसे वो सब देख रही थी। अलबत्ता उसकी खामोशी वाज़े करती थी कि हर शय से आंखें बंद करके रखना उसकी मजबूरी है। काफिला सुकून से रवा दवा था।
एकदम कोई शख्स सामने से अपने घोड़े पर तेजी से आता हुआ नजर आया। शायद उसका घोड़ा बेलगाम हो चुका था। इससे पहले वो उनके करीब आकर उन्हें नुकसान पहुंचाता। उनके पीछे मौजूद सिपाहियों ने रस्सियों की मदद से उसे काबू किया, जिससे घुड़सवार पीठ के बल नीचे गिरा। मुहावजा उसकी तरफ बढ़ी। इस अफरा तफरी को देखकर मलका और मोरखा जो अपने अपने घोड़े पर बैठी थीं, इस अफरा तफरी को देखकर घोड़े से उतरने लगी, जिस पर मुहावजा ने उन्हें रोक दिया। चंद सिपाही अब भी उनके अतराफ घेरा किए हुए थे। क्या तुम्हें इल्म ना था कि मलका यहाँ से गुजर रही हैं? मलका की आवाज में अगले की रूह तक को झिंझोर देने वाली शक्ति लिए थी। इससे पहले वो कुछ कहता, मुहावजा की सर्द आवाज गूंजी, इसे कैद कर लो। कुछ सिपाही उस आदमी की तरफ बढ़े। इससे पहले वो उसे कैद करने को उसके हाथ पांव रस्सियों से बांध देते, मोरखा बोल उठी, इससे पूछ तो ले कि घोड़े की बेलगाम होने की वजह क्या थी। वो मुहावजा से गोया हुई, इसे बंदी बनाओ, क्या अब हमें अपनी बात बार बार दोहरानी पड़ेगी? मोरखा की बात सुनकर जो चहमगोइयां शुरू हुई थी, मलका की सख्त आवाज पर थम गई। सिपाही उस शख्स को रस्सियों से बांध चुके थे। मुहावजा ने उसे उसी के घोड़े पर बांधकर बैठाकर महल लाने का हुक्म दिया था। कैदी को इसके घोड़े से बांधकर जमीन पर छोड़ दिया जाए, ताकि घोड़ा जब चले तो कैदी को अंदाजा हो कि उसने क्या किया है। मलका ने एक और हुक्म सादिर किया। लेकिन मलका, मुहावजा ने कुछ कहना चाहा। मलका हम हैं, ना कि आप। मलका ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। जो सिपाही मुआवजा की बात पर रुके थे, मलका के हुक्म ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। मलका ने अपना घोड़ा वापस महल की तरफ मोड़ लिया। चूंकि उनका रुख वापस महल की तरफ था, लिहाजा तमाम महल वालों को चारों नाचार उनकी तकलीफ करनी पड़ी। मलका और मोरखा के घोड़े एक साथ चल रहे थे। मुआवजा का घोड़ा उनके करीब आकर उनके हमरा हुआ। आपको अंदाजा भी है कि आपने क्या किया है? हम पहले ही जालिम मशहूर हैं और आप यूं करके उन अफवाहों को यकीन में बदल रही हैं। मुआवजा ने मलामती अंदाज में कहा। उस शख्स के हाथ में खंजर था जो उसने आपको देखकर छुपाने की गर्ज से दूर फेंक दिया था। हम तनहा होते तो वो यकीनन हमें मार देता। मलका ने संजीदगी से कहा, इस बात की सजा मैं उसे महल पहुंचकर देने वाली थी। आपने ठान रखी है कि मेरी नहीं सुननी, लेकिन कम अज कम इस बात का तो ख्याल करें जिसका ख्याल करना चाहिए। क्या मतलब? जहां मोरखा तजबजुब का शिकार हुई थी, वहीं मलका ने नखवत से गर्दन को झटका दिया। इनमें से आधे लोग नहीं चाहते कि हमारी हुकूमत इन पर कायम हो। खुदा का वास्ता है, अपनी मलका होने के गुरूर को थोड़ा परे रखकर हकीकत को देखें और समझें। मुहाफिज का गंदुमी चेहरा तपिश के बास दमदमा रहा था। मगर ये तो अरसे से चला आ रहा है, इंसान ही हुकूमत करते हैं। मोरखा गोया हुई, कोई हमें कुछ नहीं कर सकता। ये कहने वाली मलका थी। हाँ, कोई कुछ नहीं कर सकता, मगर यहाँ के रहने वाले उस बद्दुआ को लेकर परेशान हैं, तभी वो हमारी हुकूमत नहीं चाहते। और इस पर आपका ये अंदाज, खुदारा अकल से काम ले। मुहावजा ने अब की बार अपने एक एक लफ्ज पर जोर दिया था। हूँ? मलका ने यूं कहा जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। तभी मोरखा ने ताज्जुब से पूछा, वही जो गायबा की सूरत में पूरी हो सकती, और उन्हें क्या अब तक यही लगता है? हाँ, उनके मुताबिक हम उससे मिले हुए हैं और बदला लेंगे। अब इस बात को खत्म करें आप दोनों। मलका ने शान बेनियाजी से उन्हें मजीद बात करने से रोक दिया। ये सारी हरकत एक घर की छत से एक गैरमरी निगाह देख रही थी। मलका को मालूम था कि मुहावजा बेशक उनसे खफा हो, ताहम वो बर्दाश्त ना करती कि उनमें से किसी पर आँच आए, क्योंकि वो चारों कभी एक दूसरे को बहुत अजीज रखती थी। लेकिन अगर वो इतना ही अजीज रखती थी तो फिर ये सब कैसे हुआ आखिर? क्या कसूर मलका का था, मुहावजा का, मोरखा का या गायबा का? मलका का ये काफिला नजरों से ओझल हुआ तो छत पर मौजूद नकाबपोश शख्स पीछे हुआ। नकाब आहिस्ते से सरकाने पर गायबा की हैजल आंखें धूप में चमक उठी। वो नजरें दूर जाती मुहावजा पर जमी थी। हैजल रंग आंखें, गोल चेहरा, हल्के से भरे भरे गाल, होंठों के नीचे मौजूद दिल, बिलाशुबा उसका हुस्न काबिल तारीफ था। कैसी हैं आप मोहतरमा? भारी दिलकशी मर्दाना आवाज माहौल में गूंजी। यहाँ भी आ गए आप? गायबा पलटी तो सामने सिया आंखों वाला पुरकशिश शख्स मौजूद था। वो मुस्कुराती गहरी नजरों से उसके चेहरे का जायजा ले रहा था। जहाँ आप वहाँ हम। अब के वो शख्स अपने दाएं हाथ को बाएं कंधे तक ले गया और हल्का से झुका। मुझे इल्म नहीं था कि शहजादा बनने के बाद भी मोहतरम इतने फारिग होंगे। गायबा ने तंजिया कहा तो सामने मौजूद शख्स महफूज अंदाज में मुस्कुराए बगैर न रह सका। न जाने वो उससे मुतासिर हुए बगैर कैसे रह सकती थी। सिया गंगोर आंखें, गंदुमी चेहरे पर पुरकशिश नकूस और खफीफ सी मूछों और दाढ़ी वाले चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट जो सिर्फ
उसे देखकर सामने आती थी, वरना वो शख्स निहायत जालिम मशहूर था। आपकी ये साहब कोई किसी दिन मुझसे किसी का कत्ल करवाएगी। किसी का क्यों, अपना क्यों नहीं? मुस्कुराते हुए कहते वो अब एक छत से दूसरी छत फलांग चुकी थी। छतों की दीवारें ज्यादा लंबी न होने के पास यह करना आसान था। शहजादा उसके पीछे को लपका और अब तेजी से उसके साथ साथ चलते गया हुआ। ये ना सोचे मोहतरमा, अभी तो आपने हमारी पेशकश का हमें जवाब नहीं दिया। गाय बने दाएं आंख की आबरू उठाकर उसे ऐसे देखा जैसे कह रही हो, इतनी खुशफहमी। मोहतरम शहजादा बनते ही आपकी अकल जवाब दे गई है क्या? आपकी शादी तो मलका से होना मकसूद है और मदद आप मुझसे मांग रहे हैं। संजीदगी से कहा गया। मलका? ना हमें मलका से खास सरोकार है और ना आपसे। खैर, आपके साथ काम किया जा सकता है मोहतरमा, अगर आप हाँ कर दीजिए। शहजादे ने शाने बेनियाजी से कहा। मैं जा रही हूँ, आप भी जाकर किसी और का सर खाएं। गोया ही साफ इनकार था। मगर कहाँ? सवाल हुआ। आपसे मतलब? ये कहकर वो फिर नजरों से ओझल हो गई। शहजादा उसके अंदाज पर हल्का सा हंसा, फिर मध्यम आवाज में कहा, आपके सारे मतलब हमसे ही तो हैं। वो जानता था कि उनका एक दूसरे को साथ देना उनके मुकद्दर में लिखा जा चुका था और इस मुकद्दर को वो चाहकर भी नहीं बदल सकते थे। अब वो पलटा तो उसके चेहरे से नरमी के तासुरात गायब हो चुके थे। चंद लम्हे बाद बाजार की हलचल और शोर के बीच एक सियाह घोड़ा नमूदार हुआ। उस पर शहजादा सवार था। निगाहें रात के अंधेरे की तरह गहरी थी और चेहरे पर संजीदगी। शहजादे के गुजरने पर लोगों के काम करते हाथ साकित हुए। फिजा में एक अजब सा सकूत फैल गया था। लोग दबे दबे कदम पीछे हटते, नजरें झुकाते जाते जैसे उसकी आंखों का सामना करने की ताब न रखते हों। वो सियाह शहजादा चंद वजूहत की बुनियाद पर कहलाता था। अव्वल इसलिए कि उसकी आंखों में हर पल एक यकबस्ता सा तासुर रहता था जो देखने वाले को अंदर तक मंजमिद कर देता। वो निगाहें जैसे बिना बात फैसला सुना देती थी। दोम इसलिए कि उसकी सजाएं निहायत ही सफाक बेरहम होती थी। कहा जाता था कि उसके सामने किसी की गर्दन झुकने में देर लगती है मगर किसी की सांस रुकने में लम्हा नहीं। शहजादे के लिए एक पेश गोई हर जुबान आम पर थी कि वो बादशाह बनते ही बेहद कलील मुद्दत में अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इस तरह वो न सिर्फ अपनी सजाओं की वहशत से लोगों के दिल दहलाता था, बल्कि उसके साथ ही वो अपनी आने वाली मौत की नहुसत का साया भी हर जगह साथ लिए फिरता था। महल की जमीनी कालकोठरी में गुप अंधेरा था। नम जमीन और दीवारों से टपकती हुई नमी की बू। तभी जंजीरों की मध्यम सी गड़गड़ाहट के बीच किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। कोई सीढ़ियां उतर रहा था। आगे हजरा थी, हाथ में जलती हुई मशाल, और पीछे मलका जिसका रोब अंधेरे को भी छू रहा था। वो दोनों एक जेल नुमा कमरे तक पहुंची। हाजरा ने दीवार में नस्ब खाली खाने में मिसाल रख दी तो सर्द रोशनी ने कैदी के चेहरे को उजाला गर्क कर दिया। मलका आगे बढ़ी, उसकी नजरें यक थी। किसने भेजा था? कैदी खामोश रहा जैसे बेहोश हो। मलका ने हाजरा को इशारा किया। उसने पानी से भरा हुआ बर्तन जोर से कैदी के मुंह पर दे मारा। वो चौंक कर गैर मतनासिब तनफ्फुस के साथ होश में आया। सांस बहाल होने के बावजूद कैदी की नजरें फर्श पर जमी रहीं, लब खामोश। मलका ने सर झुकाया, हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर उतरी, फिर गर्दन उठाई और हाजरा को जाने का इशारा किया। हाजरा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मलका की सख्ती से किए गए इशारे पर खामोशी से पलट गई। मलका दोबारा कैदी से मुखातिब हुई। इस बार उसके लहजे में सख्ती पहले से ज्यादा थी। अब बताओ, किसने भेजा था तुम्हें? ये कहकर उसने अपने हाथ में मौजूद छोटे से नुकीले खंजर को अपने और कैदी के दरमियान हाई लोहे की सलाखों पर मारा, जिससे नाखुशगवार आवाज पैदा हुई। कैदी ने बमुश्किल गर्दन उठाई। लम्हा भर में मलका की आंखें उसकी आंखों में बेबस हो गई। वो आंखें गैर इंसानी लगती थी। उनमें ऐसी गैर मरी कुव्वत थी जिसने कैदी के हवास को जकड़ डाला। वो खुद को बेबस और नातवा महसूस करने लगा, जैसे उसका खुद पर से इख्तियार छिन गया हो। किसने भेजा था? नूरजहां खातून ने, कैदी ने बेतासुर अंदाज में कहा। उसका चेहरा एक मुर्दा इंसान सा लगता था जो खुद पर से इख्तियार खो चुका हो। क्यों? मोरखा को मारने। क्यों? मुझे नहीं मालूम, बस ये कहा था कि वो जोड़े रखने की वजह है। और कुछ जो जानते हो? कुछ नहीं। मलका ने आंखें आहिस्ता से बंद करके दोबारा खोली, जिससे उसके जादू की गिरफ्त टूटी। कैदी एक बार फिर से बेहोश हो चुका था। जंजीरों का सहारा न होता तो उसका चेहरा पथरीली फर्श की वजह से मसक हो चुका होता। बेचारा ये भी न जान सका था कि जिस राज को महफूज रखने की कीमत उसका पूरा खानदान था, वो राज खुद अपनी जुबान से उगल चुका था, या फिर ये सिर्फ मलका की खुशफहमी थी। मलका पलटी ही थी कि कालकोठरी की हवा बोझल होने लगी।
दरवाजे पर एक साया उभरा। कदमों की चाप नहीं सुनाई दी, मगर फिजा में दबाव एकदम ही बढ़ गया था। वो गायबा थी, नकाब में छुपा चेहरा, आंखों की चमक अंधेरे को चीरती हुई, मख्फी लबों पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट, जैसे वो कोई कीमती राज जानती हो। दिलचस्प, उसने आहिस्ता से कहा। एक मलका कैदियों से राज छीनने को जादू का सहारा ले? आम लोगों पर जादू का ज्यादा इस्तेमाल आपकी कमजोरी को दिखाता है, ना कि ताकत को। मलका की सर्द और नापसंदीदगी भरी निगाह उस पर टिकी। एक साथ को दोनों की नजरें टकराई थी। फिजा में ऐसी कश्मकश दौड़ गई थी जैसे दरो दीवार ने सांस रोक ली हो। मलका के होठ मुस्कुराहट में ढले। ताज उनका नहीं होता जो सिर्फ चाह ले गायबा, बल्कि ये उन हाथों को कबूल करता है जो जंजीरों की कैद के बावजूद उसका बोझ उठा सके। और तुम्हारे जंजीर ज़दा हाथ अब तक अपनी बका की जंग न जीत सके। जंजीरें जब कैद बन जाए तो विरासत नहीं मिल पाती। वो मलका की आंखों में सीधा देखती रही, फिर अजीब तंजिया मुस्कुराते होठों से कहा, हम देखते हैं महारानी, आपका ताज कब तक आपका साथ देता है। वो नकाब दुरुस्त करते हुए खामोशी से पलट गई। मलका ने कोई जवाब न दिया, बस अपनी गर्दन उचकाई और आंखें एक अंदाज में घुमाते हुए पलट गई, जैसे कह रही हो, जो कहना था कह चुकी, बाकी ताज तुम्हें खुद जवाब देगा। मुहावजा जो इस वक्त अपनी आरामगाह की तरफ बढ़ रही थी, उसके करीब मोरखा आ खड़ी हुई। बोले, आवाज में वही पुरानी सख्ती। क्या आप मुझसे खफा हैं? मोरखा के लहजे की नमी महसूस करते मुहावजा की सख्ती फौरन झाग के मानिंद बैठ गई। नहीं बच्चे, उसने इशारे से उसके करीब बुलाया और उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। यूं सख्ती ना क्या करे, दिल दुखता है। मोरखा की नम आवाज में की गई सादा शिकायत ने फिजा में उदासी घोल दी। मौक करना बच्चे, मुहावजा ने बोझे लहजे में कहा। बस दिल नहीं मानता तुम्हारा मलका के साथ होना। जाने क्यों तुम्हें वो साहिब देखती हैं। हालांकि उसने गायबा। मगर आप उनकी बात। मोरखा ने उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले लब खोले ही थे कि मुहावजा ने उसे टोक दिया। अगर मगर कुछ नहीं, तुम मुझे इस बात पर कायल नहीं कर सकती बच्चे। मैं सिर्फ इसलिए मान गई हूँ कि तुम्हारा यूं गमगीन होना मुझे गवारा नहीं। ये कहते वो अपने कमरे में चली गई। मोरखा पीछे खामोशी से खड़ी रही। उसे बखूबी इल्म था कि मजीद कुछ कहना ला हासिल है। मलका अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। वो समझने से कासिर थी कि आखिर वो औरत जिसे कभी वो सब माँ कहकर पुकारती थी, ऐसा हाथ में कदम क्यों उठाएंगी। मोरखा कमरे की खामोशी में दिल की थकन को समेटते पलकों पर नमी का बोझ लिया खुद को नींद के हवाले कर चुकी थी, जबकि मुहावजा के कमरे में इस वक्त गायबा मौजूद थी। मैं नहीं चाहती कि आप मोरखा से सख्ती करें। मलका से झगड़ा अपनी जगह, मगर मोरखा तो हमारी छोटी बहन की तरह है। गायबा के लहजे में नरमी थी। मुहावजा ने उसे तंबी करती नजरों से देखा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रही, वैसे भी ये नरमी मैं सिर्फ मोरखा के लिए चाहती हूँ, मलका के लिए नहीं। ये कहते वो कमरे से बाहर निकली। राहदारी से एक सिपाही गुजर रहा था। उसने गायबा को वहां देखा तो जल्दी पलटा ताकि मलका को खबर दे सके कि वो मुहावजा के कमरे में मौजूद थी। इस पर नजर पड़ते ही गायबा ने अपनी पुष्ट पर बंधी हुई तरकश से कमान उतारी, कमान में तीर चढ़ाया और पलक झपकते ही हदफ साध लिया, जैसे ये सब उसकी दूसरी फितरत हो। तीर छोड़ा तो वह कमान से निकलता बरक रफ्तारी से सिपाही के सर को छूता हुआ शीश महल की दीवार में गुम हो गया। शीशे के चंद छोटे टुकड़े नीचे गिरे। दीवार पर खून की छींटें शब्द हुई। सिपाही के सर से गोश्त का एक नन्हा सा लोथड़ा जमीन पर लगा। वो खुद भी औंधे मुंह फर्श पर गिरा था। अभी ये फैसला भी न हो पाया था कि वो जिंदा है या मर चुका कि गायबा ने दूसरा तीर चला दिया। सुनसान राहदारी की फिजा में पहले तीर छोड़े जाने की आवाज, फिर सिपाही की करह उभरी, और फिर खामोशी और अंधेरे ने ये सब लम्हात अपने अंदर मदफन कर लिए। ऐसे में अपनी आरामगाह की खिड़की के पास मौजूद मुहावजा की गहरी बुरी आंखें, जो दूर से सियाह लगती थीं, और राहदारी के करीब बाग में टहलते शहजादे की सियाह आंखों से यह मंजर छुपा न था। एक की आंखों में तासुब तो दूसरे की आंखों में फख्र था। एक सानिया के बाद मुहाफिज पहरे की खातिर राहदारी में पहुंचे। उनकी आंखों में उनके कदमों के नीचे खून की चुभती बारीक धार को देखकर हैरत उभरी थी। नजरों ने खून का ताकुब किया तो उससे जरा फासले पर एक सिपाही औंधे मुंह पड़ा नजर आया। इर्द गिर्द देखने पर शीशे की दीवार में पेवस्त तीर, खून की बिछी हुई धार में शीशे के टुकड़ों की मिलावट दिखी। हवा में ताज़ा खून की बू तैर रही थी, मगर गायबा वहां मौजूद ना थी। बस खाली राहदारी और लरसते साए बाकी थे। अंधेरों ने जैसे सरगोशी की।
संगे दिल दिल आखिर कब तक धड़कते रहते हैं। मुहावजा पैरों की धमक सुनकर फौरन बाहर आई। उसने एक नजर फर्श पर पड़े हुए नीम जा सिपाही पर डाली, फिर कड़े लहजे में कहा, फौरन इसे तबीब के पास ले जाओ। फिर करीब खड़ी हुई एक सिपाही को इशारा किया, यहाँ का खून और गंदगी साफ करवाओ अभी। सिपाही हुक्म बजा लाने को पलटने लगे तो उसने उनको रोककर आहिस्तगी मगर दबाव भरे लहजे में कहा, यह वाक्य फिलहाल किसी के सामने जबान पर न लाया जाए। इसकी तह तक मैं खुद पहुंचूंगी और तब तक ये राज तुम्हारे सीनों में कैद रहना चाहिए, वरना तुम कैद कर दिए जाओगे। उन्होंने सर झुकाया और तामील में सर हिलाए, जबकि मुहावजा का चेहरा मुतमईन लगता था। अब वो नीम जा हालत में गिरे हुए वजूद को तबीब की तरफ लेकर जा रहे थे और खादमाएं खून साफ कर रही थी। मुहावजा ने आखिरी बार राहदारी पर एक गहरी नजर डाली। चेहरे पर कोई तासुर न था, ताहम एक बात वाज़ेह थी, ये नामुमकिन है कि मुहावजा के होते हुए गायबा को कोई पकड़ सके। ये मंजर एक छोटे मगर नफासत से सजाए गए कमरे का था। कमरे के बाएं दीवार के साथ एक आरामदेह कुर्सी रखी थी, जिस पर एक ज़ईफ औरत हाथों में शॉल बुनने का सामान ले बैठी थी। दरवाजा आहिस्ता से खुला तो उनके नरम चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी, गोया वो आने वाले कदमों को पहचान चुकी हो। आने वाला वजूद खामोशी से उनके पीछे आया और अपनी हथेली से उनकी आंखें ढांप ली। कैसी है फेरी गॉड मदर? खनकती हुई आवाज में शायद झलक रही थी। गायबा, कितनी बार कहा है मुझे इस नाम से मत पुकारा करो। उनकी आवाज भी उनके चेहरे की तरह शफीक थी। मगर आप पर यह नाम जचता है। गायबा अब उनके कदमों के पास बैठ गई और उसने अपना सर उनकी गोद में रख दिया। जैसे ही उसने सर रखा, बुजुर्ग औरत ने शफकत से उसके बालों पर हाथ फेरना शुरू किया। तो तुम आ ही गई, मुझे आना ही था। सबसे मुलाकात हो गई? जी हाँ, मगर क्या मैं वाकई वो सब कर सकूंगी? यकीनन, तभी तो जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई है। अगर ना कर पाई तो? अगर कर पाई तो? गायबा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। आप मुझे मुकाबला करने पर प्रांगिकता कर रही हैं। मैं तुम्हें ये एहसास दिला रही हूँ कि तुम कर सकती हो और मुझे तुम पर पूरा यकीन है। उनके लहजे में एक माँ की शफकत और एक उस्ताद का एतमाद झलक रहा था। गायबा ने एक गहरी सांस ली, जैसे कंधों पर लदा हुआ बोझ कुछ हल्का करने की कोशिश कर रही हो। सब बहुत मुश्किल है। आसान होता तो इसका अजर इतना खास न होता, वो नरमी से बोली। वो बाहर की दुनिया को ज़ेर कर लेती थी, मगर उनके सामने हमेशा हार जाती थी। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। मैंने कब कहा कि तुम बहुत अच्छी या नरम दिल हो? तुम्हारी आंखें शायद जालिम हैं और वहीं ये झलकता है कि तुम कैसी हो। उनकी बातों में वो सच्चाई थी जो सिर्फ एक जानने वाला ही कह सकता था। ऐसी बातों के दरमियान उनकी पुरशफकत गोद में जाने कब नींद ने गायबा को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मुहावजा अपने कमरे में मुस्तकबिल का लाहिला अमल सोचते सोचते नींद की वादियों में उतर चुकी थी। मोरखा भी अपने हिस्से की थकन के आगे हार मानकर सो रही थी। आज की रात अपनी तमाम तर बेचैनी के बावजूद उन सबको पुरसकून नींद का तोहफा दे गई थी। अगर हम तख्त और तलवार की दास्तानों से निकलकर जमान व मकान की सरहदें अबूर कर वक्त की धारे की संघागी की दुनिया में आए। 15 मार्च 2023। रोशनियों का शहर कराची। साहिल समंदर से उठती नम हवा चंद मिनट के फासले पर मौजूद इमारत के शीशे की दीवारों से टकराती और अपनी नमी उनमें जज़ब कर गई। साथ ही सूरज की किरणें उन शीशों पर कोसे खिसा के रंग बिखेर रही थीं। सफेद सलवार कमीज और हमरंग दुपट्टे के ऊपर सिया क्लोन का कोट पहने कोई तेज कदमों से उस न्यूज चैनल की इमारत में दाखिल हुआ। लहरों से सिया बाल आधे खुले और आधे क्लिप में मगी थे। उसके तेज चलने से बाल जरा ढीले होकर झटके से कंधों के ऊपर से उठे और लम्हे भर को ठहर गए। जो भी उसे आता देखता एहतरामन सलाम करता गुजरता और वो गुस्से में होने के बावजूद धीमी आवाज में जवाब देती। मध्यम लहजे के बावजूद आंखों की सख्ती ऐसी थी कि कोई उससे मजीद बात करने की जसारत ना करता। एक ऑफिस रूम का दरवाजा उसने तकरीबन तोड़ डालने वाले अंदाज में खोला। दरवाजे के करीब दीवार पर एक छोटी सी नफीस तख्ती आवेजा थी। जुनैर हमदान, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट। अंदर गहरे सब्ज रंग कमरे की मेज के सामने रखी कुर्सी पर बैठे अपने काम में मसरूफ शख्स के होंठ हल्की सी मुस्कुराहट में ढले, जैसे उसे इस आमद की ही तवक्को थी। वो तेजी से अंदर आई और दोनों हाथ बरहमी से टेबल पर रख दिए। ये क्या कारनामा सर अंजाम दिया है तुमने जुनैर हमदान? जब वो सख्त गुस्से में होती थी तो जुनैर को पूरे नाम से पुकारती थी। मैंने क्या किया है मरजान उबैद, जरा वजाहत तो करें। ये कहते हुए खिड़की से आती सूरज की किरणों के पास चांदी के वर्क सी दमकती हुई सुरमई आंखों में शरारत वाज़ेह थी।
जिस केस को मैं हैंडल कर रही थी। तुम्हें क्या जरूरत थी उसके कत्ल की सीसीटीवी फुटेज वायरल करने की? मुझे पहले ही इल्म था वो शख्स झूठा है। मैं उस पर वैसे ही काबू पाने वाली थी। उसके अंदर का लावा उबलने को बेताब था। ब्ला ब्ला ब्ला। जुनैर ने गोया उसकी नकल उतारी। मैं आपके हर लाइले अमल से वाकिफ हूँ प्रोसिक्यूटर साहिबा। आप जो भी करती आपके कानून को देर लग जाती, और यहाँ देर का मतलब है मुलजिम की रिहाई। ये मुझे पसंद नहीं। मुझे मेरे अंदाज में काम करने दें जर्नलिस्ट साहब। मेरा केस, मेरा कोर्ट, मेरी हिकमत अमली। तुम कौन होते हो मुदाखलत करने वाले? उसकी गहरी बूढ़ी आंखें गुस्से के बाद स्याह सी लगती थी। वही जिसके घर में आप रहती हैं। और वैसे भी आप क्या कर लेती? वही पेशियां, वही तारीख पर तारीख, और आखिर में वो छूट जाता। यहाँ अमीरों के लिए कानून का तराजू मुख्तलिफ है। जुनैरा ने पहला और आखिरी जुमला सरगोशी के से अंदाज में कहा, और ये लगा तीर सीधा निशाने पर। मरजान के हाथ आपस में जुड़कर मुक्के की सूरत में टेबल पर पड़े। सुर्ख अंगार आंखें सामने बैठे मर्द पर गाड़ी। वो बोली तो उसकी आवाज पर हमी के पास कदरे तेज थी। कवानीन तुम्हें खुश करने के लिए नहीं बने, इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बने हैं। ब्रेक देम इन माई कोर्ट अगेन जुनैर, एंड आई विल ब्रेक यू विद देम। मेरी अदालत में इन्हें दोबारा तोड़ोगे जुनैर, तो इन्हीं कवानीन से मैं तुम्हें तोड़ डालूंगी। जुनैर ने कंधे उचकाए, निगाहें चमकी। और यकीन करें, मैं आपके स्टेज के सामने झुकने को नहीं बना। फॉर मी जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मेरे नज़दीक इंसाफ में ताखिर, इंसाफ से इनकार है। उसी लम्हे उसका जूनियर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ। माजरत सर, लेकिन नियाज़ी साहब आपको जल्दी बुला रहे हैं। ये कहकर वो फौरन निकल गया। कौन इन दो जंगलियों की लड़ाई में पड़े खुद को जख्मी करवाए? अखाड़ के सामने अखाड़ हो तो नुकसान सिर्फ बीच में कूदने वाले का होता है। बाहर से दरवाजा बंद करते वो सिर्फ सोच सका, क्या हुआ जुनैद? क्या होना है यार? मैम फिर गुस्से में है। मुझे तो लगता है कि आज सर का एक आधा हाथ टूट कर ही रहेगा। मैम की गलती नहीं, कसूर तो सर की हरकतों का है। जुनैर ने संजीदगी से मरजान की तरफ देखा। मिस प्रोसिक्यूटर, मुझे जाना होगा। बराहे करम आप बैठें और ठंडा पानी पी लीजिए, ताकि आपके अंदर का उबलता हुआ लावा कुछ तो सर्द हो। ये कहकर वो सीधे हाथ की इब्तिदाई 2 उंगलियों को सीधा रखें और बाकियों को मोड़े माथे तक ले गया, और उन 2 उंगलियों को हल्की सी जंबिश दी। खुदा हाफिज जर्नलिस्ट साहिबा। अब वो उसे मजीद तंग करने की गर्ज से भरपूर अंदाज में मुस्कुराया, फिर फौरन कमरे से निकल गया। उसे ज्यादा देखकर मरजान ने उसकी पीठ पर पास रखा हुआ कलम उठाकर दे मारना जरूरी समझा। निशाना खता होने पर जुनैर की हल्की सी हंसी राहदारी में गूंजी थी। बंद होते दरवाजे से यह हंसी सुनती मरजान ने हाथ की मुट्ठी बनाकर होठों पर रखते हुए खुद को कुछ सख्त कहने से रोका था। बस कर दो उमेर, कभी देखा है उन्हें? गुस्से में पता ही नहीं चलता कब कौन सी चीज उठा कर दे मारे। उमेर हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, इतनी भी बुरी नहीं है वो। जुनैद कुछ और कहने को हुआ, लेकिन उनकी आवाजें दूर जाते जाते मध्यम पड़ चुकी थी। जुनैद हमदान हॉल नुमा राहदारी से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में वही सुरमई चमक झलक रही थी, अलबत्ता अंदाज में ऐसा सकूत और वकार था जो देखने वालों की निगाहें झुकाने पर मजबूर कर देता। सफेद दीवारों पर लगे हुए बल्ब से आती हुई मध्यम रोशनी उसके साय को तवील कर रही थी। गोया माहौल का हर गोशा उसकी मौजूदगी को तस्लीम कर रहा हो। रास्ते में आने वाले मुलाजिम सलाम करते और खामोशी से किनारा हट जाते। जवाब में उन्हें सिर्फ एक मुख्तसर मिलता, ऐसा बोझल सा कि मजीद कुछ कहने की गुंजाइश बाकी न रहती। राहदारी के इख्तिताम पर लकड़ी के बड़े दरवाजे के ऊपर सुनहरी तख्ती जगमगा रही थी। मिस्टर नियाजी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नियाजी साहब के कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचकर वो लम्हे भर को ठहरा, बाजू सीधे किए और दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हुआ। दूसरी तरफ मरजान उसके दफ्तर की खिड़की के करीब खड़ी मोबाइल कान से लगाए हुआ मध्यम आवाज और पुर असर लहजे में गोया थी। हाँ, सब मंसूबे के एन मुताबिक हुआ है। वो लम्हा भर को खामोश हुई, जैसे सामने वाले को वक्त दे रही हो। जिस वीडियो का जुनैर तक पहुंचना मकसूद था वो पहुंच चुकी। अब बाकी सब भी इसी तरह होगा जैसे तय पाया था। मैं कोई लग्जिश बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसकी नजरें खिड़की के पार शहर की बुलंद इमारत पर जा टिकी। होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खिल गई, ऐसी जो राज छिपाती भी थी और आश्कार भी करती थी। तो मिस्टर जुनैर हमदान, आपने ये समझा कि अकल व तदबीर की दुनिया सिर्फ आप तक महदूद है? कहे नियाजी साहब, कैसे बुलाना हुआ? जुनैर के होठों पर वही मुस्कुराहट लौट आई थी जो अक्सर दूसरों को उलझाने और तेज दिलाने को काम आती थी। सामने अपनी कुर्सी पर नियाजी साहब बराजमान थे, उम्र 50 के लगभग, चेहरे पर तजुर्बे और रौब की झलक। इस दफ्तर में उनके हुक्म के खिलाफ कभी कोई न गया था, लेकिन एक ये शख्स था
जो उनके कवानीन को मजाक बना देता था। जुनैर, तुमने जो वीडियो। कौन सी वीडियो सर? जुनैर ने भोली सी नासमझी के साथ पूछा। वही वीडियो जो तुमने आज सुबह इंटरनेट पर वायरल की है, तहम्मुल से कहा गया। लेकिन इसके जराए तो अभी नामालूम है सर। इस बार उसने सर लफ्ज को लंबा खींचते हुए गर्दन भी हल्की सी लंबी खींची, जैसे उसे इस सूरत हाल से लुत्फ आ रहा हो। नियाजी साहब के माथे की रगें उभर आई थी। वल्लाह मेरा बस चला तो तुम्हें फौरन फारिग कर दूं। तुम बखूबी वाकिफ हो अपनी हरकतों से, और ये भी जानते हो कि तुम्हारी ये सब बकवास मेरा कितना ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। सर, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जुनैर के लहजे में हनूज इनकार था, ताहम आंखों में वही जिद भरी हुई चमक वाज़ेह थी। न्याजी साहब का जी चाहा कि सामने पड़ी हुई फाइल उसके मुंह पर दे मारे और इस इमारत से ही बाहर फेंक दे। आह, अफसोस उन्हें जब्त करना पड़ा। अगर आपको यकीन हो गया हो तो मैं चलूं सर? जुनैर, ये मामला संजीदा है। अगर उन्हें सबूत मिला कि ये जुनैर और उन्हें बात मुकम्मल करने दें। वो उनकी तरफ टेबल पर हाथ रखे हल्का सा झुका, आंखें एकदम संजीदा हुई, आवाज मध्यम मगर काटदार। जुनैर हमदान कभी सबूत नहीं छोड़ता। ये कहकर वो पीछे हटा, कोट से नादीदा गर्द झाड़ी। ये ले आपकी दवा, मैं चला। लम्हे भर में वो ऑफिस से निकल चुका था। पीछे नियाजी साहब कुर्सी पर सर थामे बैठे रह गए। उनके दिल में कड़वाहट उतरने लगी थी। अब इस नालायक का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। जिस टॉक शो की मेजबानी इसने करनी थी, वहाँ एक अहम शख्सियत ने आना था। खुदा करे कुछ उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे, वरना सारा मामला बिगड़ जाएगा। जुनैर और उल्टी सीधी हरकत ना करे। रोशनियों के शहर में वक्त को वहीं रोककर अगर हम अंदरून लाहौर में कदम रखें तो देखें कि अंदरून लाहौर की तंग मगर जिंदगी से भरी गलियों में सुबह की रोशनी ईंटों की पुरानी दीवारों से छन छन कर बिखर रही थी। दीवार पर लगी पीतल की घड़ी 8 बजा रही थी। गले के नुक्कड़ पर चाय की केतली से उठती हुई भाप और परात में रखे हुए पराठे की खुशबू फिजा में यूं घुली हुई थी जैसे शहर की रूह इन्हीं खुशबुओं से सांस लेती हो। तंग गलियों से आगे मौजूद कदीम तर्ज की बनी हवेली के सामने गजल और मिराल अपनी किताबों के बैग कंधों पर डाले खड़ी थी। मिराल के हाथों में उर्दू अदब की किताब थी। आंखों की नरमी में सुबह की नरम धूप की किरणों के पास हल्की सुर्ख झलकती थी। चेहरे पर वही सादा सी शाइस्ता मुस्कुराहट जो उसके मिजाज के अक्कास थी। उसके पहलू में खड़ी हुई गजल तनी गर्दन के साथ खड़ी इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। आंखों में रोशनी ऐसी थी गोया सूरज की किरणें उनमें कैद हो गई हों। कदमों में ऐसा एतमाद गोया पूरी दुनिया उसके आगे ज़ेर हो। गहरे नीले रंग का नफीस लिबास ज़ेबतन किए एक लड़की के अंदाज में जिद, खुद एतमादी और ताकत की झलक वाज़ेह थी। खूबसूरत सी सब्ज फ्रॉक और हिजाब में मलबूस कत्थई आंखों वाली लड़की ने अंबर आंखों वाली लड़की से मुखातिब होकर कहा, आज भी तुम्हारी हिप्नोटिज्म की क्लास है? कब खत्म होगा ये कोर्स यार? एक तो अजमेर भाई को क्या जरूरत थी ये कहने की कि वो छोड़ाएंगे? लहजे से उलझन वाज़ेह थी क्योंकि उसे देर हो रही थी। हाँ, अभी तो कोर्स शुरू हुआ है, इतनी जल्दी क्लासेस थोड़ी ना खत्म होती हैं। गजल ने आम से अंदाज में कहा। इतने में कुशादा हवेली का भारी दरवाजा खोला। अंदर से एक सफेद कार निकली जिसके ड्राइवर के निशित पर अजमेर मौजूद था। आहने दरवाजे के साथ खड़ा मुलाजिम झुककर सलाम करता। दोनों के लिए पिछली निशित का दरवाजा खोल चुका था। अब गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थी। माहौल की सकूत को अजमेर की आवाज ने तोड़ा। वापसी कब है गुड़िया? उसकी आवाज में वही बड़े भाइयों वाली शफकत थी जो बरसों से मिराल के लिए मखसूस थी। भाई शाम 4 बजे, और गजल को भी साथ पिक करके। मिराल मजीद कुछ कहती मगर गजल ने उसकी बात काट दी। आज मेरी क्लास के बाद मुझे हिप्नोटिज्म की क्लास की चंद किताबें खरीदने के लिए भी जाना है तो मुझे देर हो जाएगी। शायद वो नहीं चाहती थी कि अजमेर उसे पिक करे। मिराल ने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। हाँ भाई, कल भी तो तुमने बताया था कि तुम्हारे दोस्त ने कहा है तुम्हारी नजरें काफी हैं किसी को जेर करने के लिए। मिराल की बात सुनकर अजमेर की सब्ज आंखें बेइख्तियार बेग मिराल की तरफ उठी थीं, जिनमें गजल के चेहरे पर उभरती हुई फातिहाना मुस्कुराहट को देखते उसके होंठ भी मुस्कुराहट में ढले थे। लेकिन न जाने क्यों उसे दिल में एक खलिश सी महसूस हुई। मगर किस बात? दोस्त का तारुफ करना या उसकी तारीफ पर गजल का मुस्कुराना? इसीलिए तो मैंने ये कोर्स चुना है। पहले भी लोगों की कायल करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, और अब तो इस हल्की सी मेहनत की भी बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। गजल ने बेनियाजी से कहा। उसकी बात पर मिराल हंस दी। तकरीबन आधे घंटे बाद सामने यूनिवर्सिटी की बुलंद इमारत नजर आने लगी, जिसके जदीद शीशों की खिड़कियां पुराने लाहौर की फिजा में किसी और ही दुनिया की झलक देती थी। गजल और मिराल उतरी तो साथ ही अजमेर भी उतरा। अल्लाह हाफिज कहते मिराल जल्दी से क्लास की तरफ बढ़ी कि उसे काफी देर हो चुकी थी। अल्लाह हाफिज गुड़िया, अजमेर जवाब देकर गजल की तरफ मुतवज्जा हुआ।
जो अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। सिया ड्रेस पैंट में मलबूस शख्स ने आस्ती ने कलाइयों से जरा ऊपर को मोड़ रखी थी। गाड़ी से टेक लगाए, बाजू सीने पर बांधे, वह निहायत ही फरागत और सुकून के साथ सामने खड़ी हुई लड़की के झुंझलाए हुए चेहरे को देख रहा था, जो ना जाने अपने बैग में क्या तलाश कर रही थी। उसकी आंखों की मोहब्बत न उसने मख्फी रखनी चाहिए, न ही वो गजल से मख्फी रखी। लम्हा भर को गजल के चेहरे की तेवरी नरम पड़ी। उसने बैग में हाथ डाला, कुछ निकाला और अपनी अंबर आंखें पूरे ठहराव के साथ सब्ज आंखों पर जमा दी। मुझे ऐसे मत देखा करें, और ये लीजिए वो कलम जो कल आपसे लिया था, गजल ने दुरुस्ती और जब्त-शुदा लहजे में कहा। वहां रुकने के बजाय वो फौरन पलटी। उसके कदमों की तेजी में गोया एक ऐलान था कि वो मजीद तवक्कुफ नहीं चाहती। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, वो अपनी क्लास के करीब पहुंच चुकी थी। नजरों से ओझल होती उस लड़की के चेहरे पर एक मध्यम मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जो यूं तो लम्हा भर की थी, ताहम सदियों की मानवियत रखती थी, जिसे पीछे खड़ा शख्स न देख सका। अजमेर ने खुद को यूं बेइख्तियार होने पर अपनी ही निगाहों को हल्का सा डपटा। गहरे रंग के हाले में डूबी हुई उसकी सब्ज आंखें हल्का सा मुस्कुराई थीं, जैसे उन्हें इल्म हो कि ना तो उन पर उनका इख्तियार है और न ही डांटने वाले शख्स का। जी तो यहाँ करते हैं इस पार्ट का एंड। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।